अस्सलाम वालेकुम। होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो सबसे पहले आपको बताती चलूँ कि आपको मैंने इनऑर्गेनिक की लैब करवानी है। तो नोटबुक के हवाले से आपको बता दूं कि अगर आपके पास कोई ऑलरेडी इनऑर्गेनिक की पुरानी नोटबुक है जिसके अंदर इनफ स्पेस है कि इस सेमेस्टर के भी प्रैक्टिकल्स उसके अंदर एडजस्ट हो जाएं, तो आप क्या कर सकते हो, आप एक दो पेजेस छोड़ के उसको दोबारा से मैनेज कर लें इस सेमेस्टर के लिए, ठीक है। और उसके अंदर एक कंटेंट लिस्ट बना लें। उस कंटेंट लिस्ट में जैसे जैसे हम प्रैक्टिकल्स लिखते जाएंगे आप वहाँ पे लिखते जाएंगे ये प्रैक्टिकल हमने कर लिया है। उसके बाद आप सबसे पहले लैब सेफ्टी रूल्स लिखेंगे। आपने पहले भी नोटबुक्स के अंदर प्रैक्टिकल्स के अंदर आपने सबसे पहले लैब सेफ्टी रूल्स लिखे होंगे, आप वही लैब सेफ्टी रूल्स इसमें भी लिखेंगे, या फिर अगर नहीं है आपके पास तो मैं आपके साथ एक PDF शेयर कर दूंगी लैब सेफ्टी रूल्स की, आप वो लिखेंगे सबसे पहले। फिर उसके बाद हमारा सबसे पहला प्रैक्टिकल होगा सेपरेशन ऑफ केटाइंस बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी। हम केटाइंस की सेपरेशन करेंगे बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो इसके लिए हम इंस्ट्रक्शंस हम आज ले लेते हैं और उसके बाद जो हमारी लैब होगी कमिंग, उसके अंदर हम लैब में इंशाल्लाह परफॉर्म कर लेंगे अगर हमारे पास केमिकल्स मौजूद हुए तो सबसे पहले हमें इसके लिए पता होना चाहिए कि क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। क्रोमेटोग्राफी बेसिकली एक सेपरेशन टेक्निक है। जैसे कि लेट्स सपोज हमारे पास एक सैंपल है, उस सैंपल के अंदर डिफरेंट कंपाउंड्स मौजूद हैं। हमने उस सैंपल से डिफरेंट कंपाउंड्स जो मौजूद हैं उनको अलग अलग करना है, आइसोलेट करना है। तो हम उसके लिए जो सेपरेशन टेक्निक यूज़ करेंगे उसे हम वो क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। और क्रोमेटोग्राफी एक एनालिटिकल टेक्निक है जिसको हम किसी भी केमिकल सब्सटेंसेस के मिक्सचर को आइसोलेट करने के लिए, उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को अलग अलग करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि उनको एनालाइज किया जा सके। और इस तकनीक को हम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने वर्ड यूज़ किया है पेपर क्रोमेटोग्राफी का। हमने क्रोमेटोग्राफी के साथ पेपर को यूज़ किया है। पेपर का वर्ड हमने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि इस सेपरेशन के अंदर पेपर जो है वो हमें डिफरेंट कंपोनेंट्स या डिफरेंट कंपाउंड्स की सेपरेशन में हेल्प आउट कर रहा है, ठीक है। पेपर की मदद से हम करेंगे, तो इसलिए इसको हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी का नाम दिया है। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है वो एक एनालिटिकल टेक्निक है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, अननोन सैंपल के अंदर से जो भी कंपाउंड्स मौजूद होंगे उनको हम सेपरेट करेंगे। किस तरह से सेपरेट करेंगे कि हम एक फ़िल्टर पेपर यूज़ करेंगे, उस फिल्टर पेपर से जो हमारा सॉल्वेंट होगा वो पास आउट होगा, वो फ्लो करेगा, ठीक है। उस सॉल्वेंट के फ्लो करने से हमारे पास सेपरेशन होगी डिफरेंट कंपोनेंट्स की, ठीक है। अननोन सैंपल के डिफरेंट कंपोनेंट्स की सेपरेशन होगी। और ये एक इनएक्सपेंसिव टेक्निक है, ठीक है, इनएक्सपेंसिव टेक्निक है। और इसके पास एक इतनी पावर है कि ये थोड़े से बिल्कुल स्मॉल सैंपल से, जो भी हमारा अननोन सैंपल है उसकी हम स्मॉल क्वांटिटी पेपर के ऊपर स्पॉट करेंगे, उस स्मॉल क्वांटिटी से भी सेपरेशन कर देगा कंपोनेंट्स की, ठीक है। इसके बाद हमें पता होना चाहिए कि हमारी इस पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं। तो इसमें 3 मेन कंपोनेंट्स जो इन्वॉल्व हैं वो है पेपर, जिसके ऊपर से हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट करेंगे, जिसकी मदद से करेंगे, ठीक है। और सॉल्वेंट जो हमें पेपर के ऊपर जो हमने सैंपल स्पॉट किया है उस स्पॉट के अंदर से डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं उसको सेपरेट करने में, आइसोलेट करने में हमारी हेल्प करेगा। और सैंपल वो जिसको हमने एनालाइज करना है, सेपरेट करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे इस पेपर क्रोमेटोग्राफी के प्रैक्टिकल के लिए हमारे पास 2 मेन जो है चीज़ें वो हमारे पास होनी चाहिए। एक क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर का होना ज़रूरी है, दूसरा हमारा फिल्टर पेपर का होना ज़रूरी है। उसके बाद केमिकल्स की बात तो अलग है। तो जो हमारा क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर या क्रोमेटोग्राफिक टैंक जो होता है वो ग्लास का भी बना हो सकता है, स्टील का भी बना हो सकता है और प्लास्टिक का भी बना हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं लैब में वो ग्लास का बना होता है, ठीक है। तो इसके अंदर हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने अपना मोबाइल फेस तैयार करके, मोबाइल फेस को हम एक स्पेसिफिक रेशो के हिसाब से तैयार करेंगे और उसको अपना एक्सपेरिमेंट करने से 20 से 30 मिनट पहले इस क्रोमेटोग्राफिक टैंक के अंदर डाल देंगे। क्यों 20 से 30 मिनट पहले डालेंगे, ताकि हमारे इस क्रोमेटोग्राफिक टैंक का इन्वायरमेंट जो है वो सेम हो जाए, क्योंकि सेपरेशन के लिए क्रोमेटोग्राफिक टैंक के इन्वायरमेंट का सेम होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करना है, हमने एक फ़िल्टर पेपर ले लेना है। उस फिल्टर पेपर को हमने इस तरह से एक स्ट्रिप की शेप में काट लेना है, ठीक है। उसके बाद हमने लेड पेंसिल के साथ बॉटम कॉर्नर से हमने 1.5 सेंटीमीटर ऊपर तकरीबन हमने क्या करना है, हमने एक डॉटेड लाइन जो है वो लगा लेनी है, ठीक है।
और इस ये डॉटेड लाइन के ऊपर हम क्या करेंगे, हम अपना सैंपल स्पॉट करेंगे, ठीक है। और सैंपल जो होगा वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। अगर मोर देन वन सैंपल हमारे पास मौजूद है तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक छोटे छोटे क्रॉस लगा लेंगे, ठीक है, ताकि हम एक स्पेसिफिक पोजीशन पर अपना सैंपल जो है वो स्पॉट कर सकें, ठीक है। और इसके ऊपर ये जो हम लेड पेंसिल के साथ ये जो लाइन लगाएंगे इसको हम स्पॉटिंग लाइन कह सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर इसको बेस लाइन कहते हैं। और हाँ, इसके बाद ये हमने अपना फिल्टर पेपर जो है ये स्पॉट, जब हम अपना सैंपल इसके ऊपर स्पॉट कर लेंगे तो हमारा जो फिल्टर पेपर की स्ट्रिप है वो तैयार हो जाएगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, जब इसके 20 से 30 मिनट गुजर जाएंगे, इसके अंदर जो हमने रखा हुआ है मोबाइल फेस डाला हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको इसके अंदर इस तरह से हैंग कर देंगे। फिल्टर पेपर को क्रोमेटोग्राफिक टैंक के ऊपर के अंदर हैंग कर देंगे एक क्लिप की मदद से, या जो भी हमारे पास सोर्स मौजूद होगा उसके साथ हम इसको हैंग कर देंगे। और हैंग हमने इस तरह से करना है कि इसकी जो बेस लाइन है ना, ये जो बेस लाइन हमने ड्रॉ की है जिसके ऊपर हमने अपने सैंपल को स्पॉट किया है, वो बेस लाइन जो है इसके अंदर डिप ना हो। लेट्स सपोज हमारा ये जो है ये यहाँ तक है, मैं जस्ट पोज कर रही हूँ, यहाँ पे पिक्चर के अंदर थोड़ा इसका वॉल्यूम ज़्यादा नज़र आ रहा है, लेकिन आप देखें तो यहाँ से इतना इसका वॉल्यूम है। तो हमने कोशिश करनी है कि ये थोड़ा सा इसके अंदर डिप हो, बट ये बेस लाइन जो है ना, ये मोबाइल फेस या सॉल्वेंट के अंदर डिप ना हो। क्यों ना हो, क्योंकि अगर ये बेस लाइन जो है सॉल्वेंट के अंदर डिप हो जाएगी, मोबाइल फेस के अंदर डिप हो जाएगी, तो क्या होगा, हमारा जो सैंपल हमने स्पॉट किया था वो सारा डिज़ोल्व हो जाएगा, नीचे बह जाएगा मोबाइल फेस के अंदर, तो सेपरेशन नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे इसको बेस्ट तरीका यही है कि हमने बेस लाइन को सॉल्वेंट से ऊपर ही रखना है और थोड़ा सा इसको पेपर की बिल्कुल बॉटम वाली लाइन जो है हमने इसके अंदर डिप करनी है। और डिप करने के बाद हमने क्या करना है, इसका लेड जो होगा क्रोमेटोग्राफिक टैंक का, इसको हमने इसके ऊपर रख देना है और हमने वेट करना है यहाँ तक कि ये जो सैंपल है वो मतलब मोबाइल फेस जो है ये जैसे ही मोबाइल फेस के अंदर पेपर जाएगा, पेपर के ऊपर एक कैपिलरी एक्शन होगा, ठीक है। कैपिलरी एक्शन जैसे ही होगा तो मोबाइल फेस जो होगा वो ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। जब ऊपर की तरफ मोबाइल फेस मूव करना स्टार्ट करेगा तो उसके साथ साथ जो हमारे सैंपल के कंपोनेंट्स होंगे वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ग्रीन कलर, ये ब्लू कलर और ये रेड कलर, ये येलो कलर, ये इस तरह से हमारा सैंपल जो भी सैंपल हमने यूज़ किए होंगे वो स्पॉट हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जब ये जब हम फिल्टर पेपर को इसके अंदर स्पॉट करेंगे, थोड़ी देर बाद पहले जो होगा कैपिलरी रिएक्शन की मदद से सॉल्वेंट जो होगा वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगा, लेकिन थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, कैपिलरी एक्शन के जो फोर्स होगी उसको ग्रेविटी की फोर्स जो होगी वो बैलेंस करना स्टार्ट कर देगी और ये इसकी जो है स्पीड जो होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो जब स्पीड कम हो जाए, मतलब एक स्पेसिफिक लेवल तक सॉल्वेंट जो होगा वो मूव कर जाए, मीन टू से हमने यहाँ पर एक सॉल्वेंट फ्रंट की लाइन लगाया है, यहाँ तक एक लेवल तक जब मूव कर जाए यहाँ तक, तो हमने इसको पेपर को बाहर निकाल लेना है और इसको ड्राई करना है। और ड्राई करने के बाद हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि क्या हमारे सैंपल्स के कंपोनेंट्स जो हैं वो स्पॉट्स हमें नज़र आ रहे हैं नेकेड आई से। अगर हमें नज़र आ रहे हैं तो वेल एंड गुड, हम डिटेक्ट कर लेंगे कि हमने हमारे सैंपल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद थे। और अगर हमें नज़र नहीं आ रहे हैं तब हम क्या करेंगे, तब हमने ये करना है कि हमें इसको स्प्रेइंग एजेंट के साथ स्प्रे करना है, जिसकी मदद से हमारे कंपोनेंट्स जो होंगे वो डिटेक्ट हो जाएंगे, मतलब हमें नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा उनका कलर, जिसकी मदद से फिर हम उनको डिटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये तो हमारा है प्रोसीजर कि हमने किस तरह से एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है। इसके बाद आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करती जाऊँ, जो भी हमने सैंपल्स यूज़ करने हैं ना सेपरेशन के लिए, मैंने आपको बताया कि मोर देन वन सैंपल हो सकते हैं। और सैंपल को हमने स्पॉट फिल्टर पेपर के ऊपर किस तरह से करना है, हमने कैपिलरी ट्यूब की मदद से करना है। इस तरह की आपको एक ट्यूब दी जाएगी जिसको हम कैपिलरी ट्यूब कहते हैं, और एक सैंपल के लिए हमने एक स्पेसिफिक कैपिलरी ट्यूब यूज़ करनी है। मतलब अगर हमने इस सैंपल को यूज़ किया है तो यही वाली कैपिलरी ट्यूब दूसरे सैंपल के लिए यूज़ नहीं करनी। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है डिफरेंट सैंपल्स के अंदर डिफरेंट कैपिलरी ट्यूब रखी हुई हैं, तो इनको हमने मिक्स नहीं करना। अगर हम मिक्स कर देंगे तो हमारे सैंपल्स जो हैं वो मिक्स हो जाएंगे और हमारी सेपरेशन जो है वो ठीक नहीं होगी, जिसकी वजह से हमारा प्रैक्टिकल भी गलत हो जाएगा।
अस्सलाम वालेकुम। होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो सबसे पहले आपको बताती चलूँ कि आपको मैंने इनऑर्गेनिक की लैब करवानी है। तो नोटबुक के हवाले से आपको बता दूं कि अगर आपके पास कोई ऑलरेडी इनऑर्गेनिक की पुरानी नोटबुक है जिसके अंदर इनफ स्पेस है कि इस सेमेस्टर के भी प्रैक्टिकल्स उसके अंदर एडजस्ट हो जाएं, तो आप क्या कर सकते हो, आप एक दो पेजेस छोड़ के उसको दोबारा से मैनेज कर लें इस सेमेस्टर के लिए, ठीक है। और उसके अंदर एक कंटेंट लिस्ट बना लें। उस कंटेंट लिस्ट में जैसे जैसे हम प्रैक्टिकल्स लिखते जाएंगे आप वहाँ पे लिखते जाएंगे ये प्रैक्टिकल हमने कर लिया है। उसके बाद आप सबसे पहले लैब सेफ्टी रूल्स लिखेंगे। आपने पहले भी नोटबुक्स के अंदर प्रैक्टिकल्स के अंदर आपने सबसे पहले लैब सेफ्टी रूल्स लिखे होंगे, आप वही लैब सेफ्टी रूल्स इसमें भी लिखेंगे, या फिर अगर नहीं है आपके पास तो मैं आपके साथ एक पीडीएफ शेयर कर दूंगी लैब सेफ्टी रूल्स की, आप वो लिखेंगे सबसे पहले। फिर उसके बाद हमारा सबसे पहला प्रैक्टिकल होगा सेपरेशन ऑफ केटाइंस बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी। हम केटाइंस की सेपरेशन करेंगे बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो इसके लिए हम इंस्ट्रक्शंस हम आज ले लेते हैं और उसके बाद जो हमारी लैब होगी कमिंग, उसके अंदर हम लैब में इंशाल्लाह परफॉर्म कर लेंगे अगर हमारे पास केमिकल्स मौजूद हुए तो सबसे पहले हमें इसके लिए पता होना चाहिए कि क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। क्रोमेटोग्राफी बेसिकली एक सेपरेशन टेक्निक है। जैसे कि लेट्स सपोज हमारे पास एक सैंपल है, उस सैंपल के अंदर डिफरेंट कंपाउंड्स मौजूद हैं, हमने उस सैंपल से डिफरेंट कंपाउंड्स जो मौजूद हैं उनको अलग अलग करना है, आइसोलेट करना है। तो हम उसके लिए जो सेपरेशन टेक्निक यूज़ करेंगे उसे हम वो क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। तो होमोजीनियस मिक्सचर के जो एक्वस सोल्यूशन होता है, एक्वस सोल्यूशन का उसके अंदर उसकी इनसाइड पे उसके डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं। और होमोजीनियस मिक्सचर जो होते हैं उनकी फिजिकल अपीयरेंस जो होती है, फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो यूनिफॉर्म होती हैं, जैसे कि उनकी डेंसिटी, कलर और बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। तो होमोजीनियस मिक्सचर किसी भी होमोजीनियस मिक्सचर को आइडेंटिफाई करने की, उनको सेपरेट करने की जो बेस्ट टेक्निक है, जो मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक है वो है क्रोमेटोग्राफी। और क्रोमेटोग्राफी का एक जो मीनिंग है वो है कलर राइटिंग। और इस टेक्निक के अंदर हम किसी भी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को, डिफरेंट कंपोनेंट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इस टेक्निक के अंदर मेनली टू फेजेस इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है मोबाइल फेज जो कि फिल्टर पेपर के ऊपर मूव करता है, फ्लो करता है बाय द कैपिलरी एक्शन, सही है। और एक होता है स्टेशनरी फेज जो कि उसके अंदर फिल्टर पेपर के पोर्स के अंदर डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है, मतलब उसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है, उसको हम स्टेशनरी फेज कहते हैं, ठीक है। और इस टेक्निक का एक एडवांटेज जो है वो ये भी है कि इसके फिल्टर पेपर के ऊपर जो कंपोनेंट्स हमारे मूव करते हैं सॉल्वेंट की मदद से, ठीक है, वो डिफरेंट रेट से मूव करते हैं, वो डिफरेंट तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। और उसकी माइग्रेशन जो होती है वो डिफरेंट रेट से होती है। तो ये एक एडवांटेज है इस टेक्निक का सेपरेशन करने के लिए किसी भी कंपाउंड की या किसी भी सैंपल की। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी का जो है प्रिंसिपल वो ये है कि इसके अंदर हम फिल्टर पेपर को एज अ क्रोमेटोग्राफिक मीडियम यूज़ करते हैं, जिसको हम एज अ पार्टीशन सिस्टम लेते हैं। तो और इस पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर स्टेशनरी फेज जो होता है वो वाटर होता है, और सॉल्वेंट जो होता है वो मोबाइल फेज होता है, जो कि कैपिलरी एक्शन की मदद से फिल्टर पेपर के ऊपर से फ्लो कर जाता है, ठीक है। और इसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं आरएफ वैल्यू। जैसे कि मैंने आपको पहले वो पिक्चर वाली स्लाइड के अंदर एक्सप्लेन किया था कि यहाँ तक एक्सप्लेन किया था कि हमारे जो स्पॉट होंगे वो डिटेक्ट हो जाएंगे, मतलब उनको देख लेंगे, उनके कलर्स जो हैं स्प्रेइंग एजेंट स्प्रे करने के बाद हमें नज़र आने लगेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने आरएफ वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आरएफ वैल्यू क्या होती है, रिटेंशन फैक्टर वैल्यू होती है। और रिटेंशन फैक्टर वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका फॉर्मूला है डिस्टेंस ट्रेवल बाय कंपोनेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट। तो यहाँ पे हमने ये हमारी थी बेस लाइन। लेट्स सपोज ये हमारी बेस लाइन थी, यहाँ पे हमने सैंपल स्पॉट किया था, यहाँ से सैंपल मूव किया मोबाइल फेस के साथ, और यहाँ पे जाके इसने स्पॉट किया, ठीक है। यहाँ पे जाके जब स्पॉट किया तो इसका हमने यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है हमने उसको नाम दे दिया ए का। तो यहाँ से जो यहाँ तक का डिस्टेंस है ये किसने ट्रेवल किया है, कंपोनेंट ने किया है, हमारे सैंपल के अंदर जो कंपोनेंट था उसने मूव किया है, ठीक है। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल बाय कंपोनेंट, ये ऊपर वाली लाइन, इसकी वैल्यू हमने ले ली ए। और उसके बाद हमने डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट लेना है, तो सॉल्वेंट फ्रंट तक जो मोबाइल फेस मूव किया था उसका हमने डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेना है इतना, ये बेस लाइन से लेके सॉल्वेंट फ्रंट तक इसका जो भी डिस्टेंस होगा हमने उसको बी का नाम दे दिया और डिवाइडेड बाय बी कर दिया।
इस तरह A डिवाइडेड बाय V जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी वो RF की वैल्यू होगी, ठीक है। यह हमें बताएगी कि हमारे कंपोनेंट ने किस रेट से मूव किया है फिल्टर पेपर के साथ इंटरेक्ट करने के बाद, किस रेट के साथ इसने मूव किया और ये सैंपल कौन सा है, ठीक है। इस तरह से हम इसको डिटेक्ट कर लेंगे। और इसके अंदर जो हम मोबाइल फेस यूज़ करेंगे हम डिफरेंट सूटेबल रेशोज़ के साथ ले सकते हैं। यहाँ पर हम एक एसीटोन HCl और वाटर की रेशो बनाएंगे, 50 ml टोटल वॉल्यूम बना लेंगे इसका, और इसको हम एज अ मोबाइल फेस यूज़ करेंगे, ठीक है। और लैब के अंदर हमने ये भी कोशिश करनी है कि कम से कम हम अपना जो है केमिकल्स को यूज़ करें, तो इस रेशो को हम कम भी कर सकते हैं। और अगर इसमें कुछ कमी पेशी होगी तो मैं आपको लैब के अंदर क्लियर कर दूँगी। और इसके बाद हम लेते हैं स्प्रेइंग एजेंट। स्प्रेइंग एजेंट जो होता है वो हम 10 ml मेथनॉल को यूज़ करेंगे। 10 ml मेथनॉल के अंदर 0.25 ग्राम रुबेनिक एसिड को डिज़ोल्व कर देंगे, तो ये हमारा स्प्रेइंग एजेंट बन जाएगा। अगर हमारे फिल्टर पेपर के ऊपर हमारे कंपोनेंट्स जो हैं वो सेपरेट हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आ रहे, तब हम स्प्रेइंग एजेंट को यूज़ करते हुए उनको आइडेंटिफाई कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं एपरेटस पे। एपरेटस जो हमें मेनली रिक्वायर्ड होता है वो हमारा फिल्टर पेपर, क्रोमेटोग्राफिक टैंक जिसके अंदर हमने सेपरेशन करनी है, सोल्यूशन ऑफ केटाइन मतलब के सैंपल, और इसके अलावा बीकर्स चाहिए होते हैं, कैपिलरी ट्यूब हमें चाहिए होती है। और प्रोसीजर आपको जैसे कि मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया है वो बिल्कुल सेम टू सेम है, बस इसको स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से आप करते जाओगे परफॉर्म उस तरह से आपने लिखते जाना है। लेकिन मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने मोबाइल फेस तैयार करना है। जैसे कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि मोबाइल फेस आपने सबसे पहले तैयार करके उसको एक रेशो के हिसाब से तैयार करना है, ठीक है। आपने सॉल्वेंट्स की रेशो के हिसाब, एक स्पेसिफिक रेशो के हिसाब से उसको तैयार करके आपने क्रोमेटोग्राफिक टैंक के अंदर डाल देना है, फिर उसको लिड के साथ कवर कर देना है ताकि क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर का इन्वायरमेंट जो है वो मोबाइल फेस के हिसाब से सेचुरेट हो जाए, इक्वलाइज हो जाए फॉर 20 to 30 मिनट्स। आपने 20 to 30 मिनट पहले, एक्सपेरिमेंट से पहले क्रोमेटोग्राफिक टैंक के अंदर आपका अपना मोबाइल फेस डाल के रख देना है ताकि उसका इन्वायरमेंट जो है वो सेचुरेट हो जाए, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, एक फिल्टर पेपर लेना है और उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है 1.5 सेंटीमीटर फ्रॉम बॉटम ईज, ठीक है। नीचे से आपने तकरीबन 1.5 सेंटीमीटर ऊपर आपने क्या करनी है, एक पेंसिल से लाइन ड्रॉ करनी है। उस लाइन को हम कहेंगे बेस लाइन। उसके ऊपर आपने क्या करना है, अपना सैंपल स्पॉट करना है। देन अप्लाई द सैंपल स्पॉट ऑन फिल्टर पेपर विद कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब को यूज़ करते हुए आपने उसके ऊपर सैंपल स्पॉट करना है, ठीक है। फिर आपने इसको ड्राई होने देना, उस सैंपल स्पॉट को ड्राई होने देना है, ठीक है। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, जैसे जैसे आपने परफॉर्म करना है वैसे वैसे आपने इसको प्रोसीजर को लिखते जाना है, ठीक है। फिर ड्राई करने के बाद आपने क्या करना है, उस फिल्टर पेपर को आपने हैंग कर देना है क्रोमेटोग्राफिक टैंक के अंदर इस तरह से कि उसकी जो लोअर मार्जिन जो है वो मोबाइल फेस के अंदर डिप हो जाए, लेकिन उसकी जो बेस लाइन है वो डिप नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे लिखा नहीं है बट आपको बता रही हूँ कि उसकी जो बेस लाइन है वो डिप नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर आपने उसको कवर करके रख देना है। फिर जब तक सॉल्वेंट जो होगा वो पेपर के 1/4 हिस्से तक, मतलब सॉल्वेंट फ्रंट वाली जो लाइन हमने ड्रॉ की थी ऊपर वाले ईज से वहाँ तक मूव कर जाता है, तब तक हमने वेट करना है। फिर जब मूव कर जाएगा सॉल्वेंट फ्रंट वाली लाइन तक, तब आपने इसको रिमूव कर लेना है, ठीक है। फिल्टर पेपर को आपने टैंक से बाहर निकाल देना है, फिर अगेन उसको ड्राई होने देना है। और ड्राई होने के बाद आप क्या करोगे, आप देखोगे कि उसके ऊपर स्पॉट्स जो हैं वो विजिबल हैं। अगर तो विजिबल हैं तो आप RF वैल्यू मतलब रिटेंशन फैक्टर वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। और अगर आपके पास स्पॉट्स जो हैं वो विजिबल नहीं हैं, तब आप क्या करोगे, आप लोकेटिंग एजेंट या फिर स्प्रेइंग एजेंट की मदद से अपना उसको स्प्रेइंग एजेंट को इसके ऊपर स्प्रे कर दोगे फिल्टर पेपर के ऊपर। फिर आपके जो स्पॉट्स होंगे वो लोकेट हो जाएंगे, आपका सैंपल के कंपोनेंट्स होंगे वो लोकेट हो जाएंगे। फिर आप क्या करोगे, RF की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे। और यहाँ पे आप देखें आपका जो रिजल्ट आएगा ना फिल्टर पेपर पे वो कुछ इस तरह से आएगा, जैसे कि यहाँ पे 4 सैंपल्स अप्लाई किए हुए हैं, ठीक है। आपको नज़र आ रहे होंगे यहाँ पर 4 सैंपल्स हैं और इन 4 सैंपल्स ने अलग अलग रेट से मूव किया है, ठीक है। इनका माइग्रेशन का रेट जो है फिल्टर पेपर के ऊपर वो डिफरेंट है, तो इनकी RF की वैल्यू जो होगी वो भी डिफरेंट होगी। RF की वैल्यू जो होती है वो हमें बताती है
कि हमारे सैंपल ने किस रेट के साथ फिल्टर पेपर पर मूव किया है। ठीक है, तो इस तरह से हम हमारा रिजल्ट आएगा फिल्टर पेपर के ऊपर और यहाँ से हम RF की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, हाँ, इसको फाइंड आउट करना मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से करना है। और इसके बाद ये जो कलर है ये हमें बताएगा कि हमने कौन सा केटाइन सैंपल के अंदर हमारा कौन सा कंपाउंड मौजूद है। जैसे कि हम केटाइंस का मिक्सचर यूज़ करे होंगे एज अ सैंपल, तो अगर कॉपर का केटाइन होगा तो वो हमें येलो कलर शो करेगा। ठीक है, येलो कलर से आप डिटेक्ट कर पाओगे कि ये हमारा कॉपर का सैंपल है। ठीक है, और अगर ग्रीन कलर है तो ये शो करेगा कि हमारे पास कोबाल्ट है, और अगर ब्लू कलर होगा तो वो निकल का होगा। इसी तरह रेड के लिए रेड भी किसी केटाइन के लिए यूज़ होता है, वो अगर हम सैंपल यूज़ करेंगे तो वो भी आपको कलर पता चल जाएगा, बता दूंगी। और इसके बाद एंड में आपने प्रिकॉशंस लिखनी है। प्रिकॉशंस आपने खुद लिखनी है। कब लिखोगे? जब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म कर लेंगे, एंड में आपने प्रिकॉशंस लिखनी है। और जो जो चीज़ें मैंने आपको अवॉइड करने के लिए इसके अंदर एक्सप्लेन किया है ना, आपने वो चीज़ें प्रिकॉशंस में नंबरिंग दे के आपने लिख देनी है। ठीक है, तो यहाँ तक तो था हमारी इंस्ट्रक्शंस पहले प्रैक्टिकल की। तो इन इंस्ट्रक्शंस के अंदर से आपके कोई भी क्वेश्चन हो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, या फिर हम क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है क्योंकि हमारे पास टाइम जो है वो शॉर्ट होगा। लैब में 1 घंटा 15 मिनट की आई थिंक लैब है, तो उसके अंदर हर बच्चा परफॉर्म कर सके, यही प्रायोरिटी, इसलिए आपको ऑनलाइन इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं। तो जो भी आपका क्वेश्चन हो वो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, ताकि उसको वहाँ पर ही क्लियर कर दिया जाए और लैब में जो परफॉर्मेंस के लिए टाइम जो है वो मैनेज हो सके सब बच्चों के लिए इक्वली। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।